मेरे चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947। भारत माँ के वीर सपूतों का, शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए उन वीर क्रांतिकारियों का, उन मौन तपस्वियों का, नीम के पत्थरों का, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व होम करने वालों का, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने तक का लंबा एक इतिहास, 190 वर्ष का इतिहास। और इस 190 वर्ष के इतिहास में, इस कालखंड में मैं उन नायक और नायिकाओं को आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूं जो आजीवन वो बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर आयु वर्ग के 80 साल का बूढ़ा, 80 साल का बूढ़ा नहीं कहेंगे उसको जिसने अपनी तलवार से, अपनी वीरता से दूर दूर तक देश विदेश में गुंजा के रख दिया था। ऐसे हर आयु वर्ग के लोगों का कुर्बानी का और बलिदान का इतिहास। लेकिन उन सचमुच में देश की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले लोगों को आज़ादी के बाद इतिहास में कहीं नहीं दिखाया गया। और बहुत बड़ा एक क्रूअल मजाक बोला गया कि कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी है। एक दूसरा क्रूअल मजाक, बहुत क्रूर मजाक, गांधी और नेहरू ने आज़ादी लेके दी है। एक लाठी जिन्होंने नहीं खाई, जिनकी जेलें भी वीआईपीज थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू और उसका बाप दोनों ही अंग्रेजों के पेरोल पे थे। वहां नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए गांधी उनको एक टूल किट के नाते प्रयोग करना था। ये सब बातें मैं समय समय पर आपके सामने ला रहा हूं तथ्यों के साथ। और जिन्होंने वास्तव में, अब ये लोग इन लोगों के नाम आ जाते हैं, इन नायक और नायिकाओं को, इन मौन तपस्वियों के, नीम के पत्थरों के, तो फिर इनको कौन पूछता? अरे ये नीच लोग तो वहां तक चले गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया कि वो जिंदा और मुर्दा जब मिलेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये था इनका इतिहास, कलंकित इतिहास। कांग्रेस बनने से लेकर के और अभी तक जो उनके काले कारनामे रहे हैं, 100 पाप मैं गिना सकता हूं, कुछ समय समय पर देने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, उनको श्रद्धांजलि देने का काम, उनको स्मरण करने का काम, जो लगभग 1.5-2 वर्ष से मैं लगा हुआ हूँ और 355 के आसपास शायद वीडियोस आप तक पहुँची हैं। और इसी कालखंड की और 450 तक जाएंगी। इसी कालखंड के वो क्रांतिकारी, वो नायक और नायिकाएं जिनको कोई नहीं जानता। 98% वो लोग होंगे जिनको कोई भी नहीं जानता। तो एक प्रयास इनको स्मरण करने का। आइए उसी श्रृंखला में आज जिस महान क्रांतिकारी का नाम हम जोड़ने जा रहे हैं, किसी ने नहीं सुना होगा। और कमाल ये है, हर क्रांतिकारी ने, सबने बॉम्ब नहीं चलाए, सबने बंदूक पिस्टल का सहारा लेकर के। और लेकिन युद्ध जब होता है तो युद्ध हर मोर्चे पर अपनी अपनी भूमिका होती है। ऐसी अलग अलग भूमिका निभाने वाले लोगों में विलक्षण व्यक्तित्व के मालिक और अपनी योग्यता क्षमता से सारे विश्व के अंदर अपनी धूम मचाने वाले, आज उन्हीं में से एक श्री तारकनाथ दास। श्री तारकनाथ दास, तारकनाथ दास की जब हम चर्चा करते हैं तो भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल प्रांत के क्रांतिकारियों का योगदान बहुत सराहनीय रहा है, बहुत ही सराहनीय रहा है। बंगाल में विशेष रूप से अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस
और भी ऐसे इन सबके मैं एपिसोड दे चुका हूँ आपके सामने। कोई किसी का 1 एपिसोड, किसी के 2, किसी के 3, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर तो शायद मैं 4-5 दे चुका हूँ। वीर सावरकर पर भी इतने दे चुका हूँ। लेकिन बंगाल के इन महान क्रांतिकारियों के नाम जो वहाँ बहुत प्रचलित हुए, बंगाल तो क्रांतिकारियों की एक नर्सरी बन गई थी। बहुत सारे अन्य क्रांतिकारियों को भी मैंने अपने इस YouTube चैनल में मैंने लिया है। चलिए आज जिनकी बात कर रहे हैं श्री तारकनाथ दास की। श्री तारकनाथ दास एक ब्रिटिश विरोधी भारतीय बंगाली क्रांतिकारी और अंतर्राष्ट्रवादी विद्वान थे। अलग, बिल्कुल अलग। वे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट में एक अग्रणी, बहुत फ्रंट लाइन के अप्रवासी रहे और नोबेल पुरस्कार विजेता और लेखक लियो टॉल्स्टॉय को अपनी योजनाओं के विषय में बताया करते थे। वे भारतीय एशियाई अप्रवासियों का चुनाव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कर रहे थे। क्या क्या ढूंढ रहे थे, कहाँ कहाँ से ढूंढ रहे थे। देश विदेश में ऐसे प्रयास करने वाले और भी कई नाम मैं आपके सामने ला चुका हूँ। वीर सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, ऐसे एक नहीं अनेक नाम जिन्होंने देश और विदेश दोनों जगह जाकर के भारतीयों को जागरूक करते हुए सशस्त्र चुनौती देने के लिए, शस्त्र खरीद के लिए धन संग्रह से लेकर और शस्त्र भेजने तक का काम किया। अब श्री तारकनाथ दास जो हैं, इनका जन्म 15 जून 1884 को 24 परगना जिले के कंचरापुर गांव में हुआ। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम काली मोहन दास था। वे कलकत्ता के केंद्रीय टेलीग्राफ ऑफिस में क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। बचपन से ही तारकनाथ बहुत मेधावी छात्र थे, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के। इनके पढ़ने लिखने की विशिष्ट योग्यता को देखकर इनके प्रधानाध्यापक ने, हेडमास्टर ने, उन्हें देशभक्ति के विषय में निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। एक 16 साल के लड़के में इतनी प्रतिभा, ये देखकर निर्णायक मंडली जो है उसमें बैरिस्टर पी मीटर ने उन्हें, भारतीय ही थे, नाम कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेजों का नाम हो सकता है, पर मीटर कास्ट होगी वहाँ की, उन्हें तारकनाथ दास को अनुशीलन समिति में, अनुशीलन मंडली में भर्ती होने को कहा। अनुशीलन समिति मंडली के बारे में मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, कई कुछ बता चुका हूँ। बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी, समय समय पर कई लोग उस के साथ जुड़े, कई लोग, एक नहीं। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष भी जुड़े, एक नहीं अनेक, बहुत सारे, वरिंदर घोष, ऐसे बहुत सारे लोग अनुशीलन समिति बंगाल के साथ जुड़ करके देश की क्रांति के लिए, सशस्त्र चुनौती अंग्रेजों को देने के लिए अक्सर काम किया करते थे। अब इसको ये कहा गया कि भाई आपको वहाँ पर भर्ती हो जाना चाहिए। क्रांतिकारी अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास और क्रांतिकारी तारकनाथ के घनिष्ठ मित्र हो गए थे आपस में। प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर तारकनाथ को मौका मिला, अवसर मिला कि वे जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई पूरी करें। देश के प्रति अपनी अपार श्रद्धा के कारण उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और देश की स्वतंत्रता के लिए अनुशीलन समिति तथा युगांतर पार्टी, इसका वर्णन आगे ठीक से आएगा,
युगांधर पार्टी के अनुशीलन समिति और युगांधर पार्टी के वो सक्रिय सदस्य बन गए, उसमें भाग लेने लग पड़े। अब हम थोड़ा अनुशीलन समिति को समझने की कोशिश करते हैं। अनुशीलन समिति बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा निर्मित एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन सशस्त्र संस्था थी जो अंग्रेजों का विरोध करती थी। इस समिति का नाम अनुशीलन समिति इसलिए पड़ा क्योंकि इस समिति का मुख्य उद्देश्य ये था, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार, लेखक और उसके रचनाकार और प्रसिद्ध लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए मार्ग का अनुशीलन करना था। उनके बताए मार्ग पर इन सब के प्रेरणा स्रोत, श्रद्धा केंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। आरंभ में इस समिति में कुछ लोग शामिल थे। धीरे धीरे समग्र बंगाल में इसका प्रचार प्रसार होने लगा। इसके प्रभाव के कारण ही ब्रिटिश भारत सरकार को बंगाल विभाजन के अपने फैसले को वापस लेना पड़ा था। 1905 में एक कोशिश हुई, लेकिन वापस लेना पड़ा उनको। इस समिति का मुख्य लक्ष्य था हर गांव शहर में नवयुवकों को एकत्र करना, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाना, ताकि आगे चलकर वे अंग्रेजों का सामना कर देश को स्वतंत्र करा सकें। मजबूत लोग फिजिकली, मेंटली, शारीरिक रूप से, बौद्धिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से। इस समिति में नवयुवकों का बम बनाना, हथियार चलाना और भारत की स्वतंत्रता में आड़े आ रहे हर अंग्रेज को उचित पाठ पढ़ाना सिखाया जाता था। आगे हम युगांतर पार्टी को समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए सदस्य बने बाद में। युगांतर पार्टी, जिसे बंगाल में युगांतर उच्चारित किया जाता था, यह को जो युगांतर पार्टी, उसको बंगाल में युगांतर पार्टी बोला जाता था। उसका गठन अनुशीलन समिति से मतभेद के कारण हुआ। भाई मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले पर दोनों देशभक्त, लेकिन कुछ आपस में मेथोडोलॉजी पर, प्रक्रिया पर, ढंग तरीके पर, सलीके पर कहीं मतभेद हुआ होगा। तो ये एक ऐसा संगठन था युगांतर पार्टी, जो स्वयं लोहे के बम का निर्माण करता था। ये एक सशस्त्र आंदोलन था जिसके प्रमुख नेता अरविंद घोष, बारिन घोष, उन्हीं के भाई, छोटे भाई, बहुत बड़े क्रांतिकारी। इनका मैं अभी कुछ दिन पहले ही एपिसोड दे के हटा हूं। और उलास्कर दत्त ये उसके संचालक थे। 1905 में स्वतंत्रता के सिपाही तारकनाथ जापान चले गए, क्योंकि अब पुलिस की नज़र इन पर पड़ रही थी। पुलिस की नज़र में आने लग पड़े थे। जापान में तारक ब्रह्मचारी के नाम से जाने पहचाने लगे, वहाँ इस नाम से जाने जाने लगे। तारक ब्रह्मचारी के नाम से एक साधु के वेश में व्याख्यान देने के लिए मद्रास गए। स्वामी विवेकानंद और विपिन चंद्र पाल के बाद वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने भाषणों द्वारा देशभक्ति के जुनून को पैदा किया, ऊंचाइयों पर ले गए। युवा क्रांतिकारियों के बीच वे विशेष रूप से नीलकंठ ब्रह्मचारी, सुब्रह्मण्य शिवा और चिदम्बरम पिल्ले से भी प्रेरित हुए।
अब कमाल देखिए, जिनका हम दे रहे हैं इतिहास, वो किससे प्रेरित हुए? जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं। और भी प्रेरणा के केंद्र रहे होंगे, लेकिन जब उनके अंदर काम करने गए तो इनको लगा कि अरे वाह, इनमें चिंगारी तो मेरे से भी ज़्यादा है, ये तो ऊर्जा में, हर बात में मेरे से भी आगे हैं। बंगाली उत्साह को बढ़ावा देने के क्रम में शिवाजी यानी सुब्रह्मण्य शिवाजी के अलावा, उसके अतिरिक्त एक महानतम बंगाली नायक राजा सीताराम राय की उपलब्धियों की स्मृति में, अब ये भी नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा, एक त्योहार की शुरुआत की गई। 1906 के प्रारंभिक महीनों में बंगाल की पूर्व राजधानी पहले जो हुआ करती थी जैसोर के मोहम्मदपुर में सीताराम उत्सव की अध्यक्षता करने के लिए जब जितेंद्र नाथ मुखर्जी, जिसको बाघा जतिन बोला गया, भागा जतिन के भी 2-3 एपिसोड में दे चुका हूं, कमाल के विलक्षण क्रांतिकारी, उनको भी आमंत्रित किया गया। तो उनके साथ तारक भी शामिल हुए, तारकनाथ दास भी शामिल हुए। इस अवसर पर एक गुप्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तारक खुद, श्रीश चंद्र सेन, सत्येंद्र सेन और अधर चंद्र लस्कर सहित जतिन बागा भी उपस्थित थे। सभी को एक के बाद एक विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना था। ये जानकारी बाद में, ये किसी को बाद में भी जानकारी नहीं थी, परंतु इस बात को तारक ने, इसके बारे में तारकनाथ दास ने इस गुप्त योजना के बारे में भी बहुत बाद में बताया। विशिष्ट उच्च शिक्षा के साथ उन्हें सैन्य प्रशिक्षण और विस्फोटकों का ज्ञान प्राप्त करना था। उन्होंने विशेष रूप से भारत की स्वतंत्रता के फैसले के पक्ष में स्वतंत्र पश्चिमी देशों के लोगों के बीच सहानुभूति का वातावरण बनाने का आग्रह किया, प्रयास किया। 16 जुलाई 1907 को जापान के माध्यम से तारक कहाँ पहुँचे, आगे क्या किया, आगे का संघर्ष भरा, जिगजैग भरा, कठिनाइयों भरा, चुनौतियों भरा मार्ग तय कैसे होता है, ये कल के एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे। इन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करने का मतलब यही है कि मिलना चाहिए था लोगों को परिचय इनका, पता नहीं क्यों इनका परिचय वो नहीं दे रहे थे, इनका परिचय अवश्य रूप में जाना चाहिए था। मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि इन नायक और नायिकाओं को, अज्ञात अनसंग हीरोज, असंख्य अज्ञात नींव के पत्थरों को मैं आपके सम्मुख लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत पहले से सिंध के राजा से लेकर और सुभाष चंद्र बोस तक मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये लोग आपके सामने आएँ, और लाऊं में कुछ बच जाएंगे तो कुछ और लोग प्रयास करेंगे, लेकिन इन लोगों को आपके सम्मुख लाना बहुत ज़रूरी है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, उसको